हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ वाटिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि साइंस में पाठ्य योजना लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। बट फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले न्यू वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साइंस में पाठ्य योजना बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ्य योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। तो पहले मैं बता दूं कि यह पाठ्य योजना क्या होता है। पाठ्य योजना किसी भी पाठ के आवश्यक बिंदुओं की एक रूपरेखा होती है, जिसे कि हम पाठ्य योजना कहते हैं। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर रहे होते हैं, उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। आप जिस भी डेट को अपनी पाठ्य योजना बनाते हो, उस डेट को आपको दिनांक में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय में अपनी पाठ्य योजना को बनाते हो, उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। टीचिंग करने के दौरान जो पीरियड आपको दिया जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसी पीरियड को आप चक्र में लिखते हैं। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना को बनाते हैं, उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के लिए जो समय आपको दिया जाता है या पाठ्य योजना बनाने के लिए जो समय आपको दिया जाता है, उसी समय को आपको अवधि में लिखना होता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स कहते हैं और इसे हम विषय का ब्लॉक कहते हैं। इस विषय के इंडेक्स में, इस ब्लॉक में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी यहाँ पे आपको दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है वायु। पहले मैं बताऊं कि यह प्रकरण क्या होता है। ये जो प्रकरण होता है, यह पाठ का नाम होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं बता दूं कि ये सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5-6 पॉइंट्स लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको यहाँ पे यह देना चाहूँगी, जैसे कि आप साइंस की 20 से 25 पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो आप अपने साइंस की 20 से 25 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य बार बार आप लिख सकते हैं। यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में हमारा पहला पॉइंट है छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों को सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांतों से अवगत कराना। चौथा पॉइंट है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं यह बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। आप जो पाठ बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, उससे बच्चा क्या सीखेगा, उसे ही विशिष्ट उद्देश्य हम कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, और दूसरा होता है हमारा बोधात्मक उद्देश्य, और तीसरा होता है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में मैक्सिमम आपको 2-2 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है बच्चों को विज्ञान विषय का दैनिक जीवन में उपयोग से अवगत कराना। दूसरा पॉइंट है बच्चों को वायु के गुणों से अवगत कराना। बोधात्मक प्रश्न में हमारा यहाँ पे पहला पॉइंट है बच्चों को वायु के संगठनों से अवगत कराना। दूसरा पॉइंट हमारा है बच्चों को वायु के उपयोगिता व आवश्यकता को बताना। कौशलात्मक उद्देश्य में हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र वायु की उपयोगिता को चित्रात्मक रूप से चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र वायु के बारे में अपने भाव व विचार प्रकट करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं सहायक सामग्री। तो पहले मैं बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होती है। बच्चों को ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके आप बच्चों को वह
टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, क्लियर करते हैं, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हैं चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट प्रकरण से संबंधित गुब्बारा, चार्ट आदि। उसके बाद आप लिखते हैं पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं यह बताऊं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान में एक लाइन आप लिख सकते हो, छात्र वायु के बारे में सामान्य रूप से परिचित हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तावना प्रश्न। तो पहले मैं यह बता दूं कि यह प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है। प्रस्तावना प्रश्न का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण तक लाना होता है, जिसको जानकर छात्र रुचि के साथ उस प्रकरण की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं क्रम संख्या के कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, बच्चों हम सब किस ग्रह पर रहते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, हम सब पृथ्वी ग्रह पे रहते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, पृथ्वी पर सभी जीवों को जीवित रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो छात्र आंसर देते हैं, हवा, पानी, भोजन की ज़रूरत होती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, वायु को हम और किस नाम से जानते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, वायु। चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, वायु के बारे में संगठन और गुणों के बारे में विस्तार से बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को बिल्कुल ही नहीं आता है। उसके बाद आप लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हैं, पहले तो मैं बता दूं कि ये उद्देश्य कथन क्या होता है। ये जो उद्देश्य कथन होता है इसमें आपको चैप्टर जैसे कि आपका पाठ है वायु, इसके बारे में आपको बच्चों को बताना होता है कि विस्तार से हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस उद्देश्य कथन में आप एक लाइन लिख सकते हो, बच्चों आज हम लोग वायु के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप एक लाइन लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इसका मतलब है कि आप 2 पार्ट्स में आप व्याख्या करेंगे पाठ का। तो उसके बाद अब हम व्याख्या करते हैं, जिसके लिए हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में व्याख्या करने वाले तथ्यों का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में हम व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में हम लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में हम व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। वायु विभिन्न गैसों जैसे CO2, N2 आदि का मिश्रण होती है। हमारे चारों ओर सभी स्थान पर वायु उपस्थित है। पृथ्वी सतह के ऊपर का वह भाग जहाँ वायु उपस्थित है वायुमंडल कहलाता है। वायु के कुछ प्रमुख गुण हैं। पहला, वायु रंगीन, गंधहीन एवं स्वादहीन होती है। दूसरा, वायु का आकार निश्चित नहीं होता है, इसे जिस चीज़ में भरो उसका स्थान घेरती है। तीसरा, वायु को हम देख नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। चौथा, वायु का आयतन अनिश्चित होता है, यह सभी दिशाओं में दबाव डालती है। व्याख्या करने के बाद आप श्यामपट्ट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, वायु को हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट्स हम लिखते हैं, वायु की उपस्थिति का वह भाग जो पृथ्वी पर पाया जाता है वायुमंडल कहलाता है।
तीसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं श्यामपट्ट में, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे श्यामपट्ट में, गैसों का रंग एवं गंध होता है जबकि वायु रंगहीन व गंधहीन होती है। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में छात्रों से आप प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, वायु का आकार व रंग कैसा होता है। तो छात्र आंसर देते हैं, वायु का आकार अनिश्चित व रंगहीन होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ पे छात्रों से है, क्या वायु को हम देख सकते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, नहीं, वायु को हम केवल महसूस कर सकते हैं। व्याख्या करने के बाद आप फिर से बच्चों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप फिर से व्याख्या करते हैं, जिसके लिए 4 कॉलम बनाएंगे आप। पहला कॉलम आप बनाते हैं शिक्षण बिंदु का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने वाले टॉपिक का नाम लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करते हैं। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा क्रियाओं का कॉलम। इस कॉलम में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य का कॉलम। इस कॉलम में आप व्याख्या करने के बाद मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या कर लेते हैं। प्रतिशतता के आधार पर वायु के संगठन, वायु का प्रमुख अवयव ऑक्सीजन है। वायु में इसकी प्रतिशत मात्रा 21% है। दूसरी नाइट्रोजन गैस है, जिसकी प्रतिशत मात्रा 78% है तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसकी प्रतिशत मात्रा 0.03% है। वायु का प्रमुख उपयोग श्वसन क्रिया में है। प्रायः श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस अंदर ली जाती है तथा CO2 गैस बाहर मुक्त की जाती है। सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल का उपयोग करके मंड तथा ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। यह क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इससे प्रकृति में CO2 व ऑक्सीजन गैस का संतुलन बना रहता है। हरे पेड़ पौधों रात्रि में ऑक्सीजन गैस लेते हैं तथा CO2 गैस मुक्त करते हैं। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से फिर से बोधात्मक प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाते हैं बोधात्मक प्रश्न का कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन के क्रम को लिखते हैं। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापिका क्रियाओं कॉलम। इस कॉलम में आप छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम। इस कॉलम में छात्र आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, वायु में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, वायु में CO2 गैस की प्रतिशत मात्रा 21% तथा N2 गैस की 78% है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे छात्रों से है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस का उपयोग करते हैं। उसके बाद आप छात्रों से बोधात्मक प्रश्न करने के बाद आप छात्रों को गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हैं, सभी छात्र वायु व इसकी उपयोगिता के बारे में अध्ययन करके आएंगे। इस तरह से आप साइंस में पाठ्य योजना, लेसन प्लान आसानी और इजी ढंग से बना सकते हैं। हम फिर से आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप इसी तरह से हमारे इस वीडियो को प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए अपना, और लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आपका ये लाइक, कमेंट और शेयर मुझे ऐसे ही पाठ्य योजना से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।